कि हिना डावर से डॉक्टर हिना डावर बनने की जो जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। से अभी भी लोग पूछते हैं आप कौन से डॉक्टर हो, दांतों के डॉक्टर हो या आप कौन से मतलब बॉडी पार्ट के डॉक्टर हो। हेलो एंड वेलकम टू बैठक बाय टेक्स्ट बुक। और बैठक के इस भाग में आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेकर। और हमारे साथ जो आज खास मेहमान जुड़ी हैं वो हैं डॉक्टर हिना डावर मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैम सबसे पहली चीज़ ये कि हिना डावर से डॉक्टर हिना डावर बनने की जो जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। बहुत इजी तो नहीं थी बट बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे नाम के आगे कभी डॉक्टर लगेगा। इनफैक्ट शायद डॉक्टर लगने के कुछ साल पहले तक भी मुझे नहीं पता था कि पीएचडी करने से डॉक्टर लगता है। जस्ट लाइक अदर्स मुझसे अभी भी लोग पूछते हैं आप कौन से डॉक्टर हो, दांतों के डॉक्टर हो या आप कौन से मतलब बॉडी पार्ट के डॉक्टर हो। तो जैसे कई लोगों को आज भी नहीं पता कि वंस वी आर डन विद द पीएचडी हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगता है, ठीक उसी तरह मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसी भी कोई फील्ड है जिसमें ऐसी कोई डिग्री मिलती है जिसके बाद हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगता है। तो मैं भी आज के बच्चों की तरह बहुत ही अनअवेयर थी अबाउट दिस लाइन। एंड बस ये हुआ कि जैसे 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 एक डिग्री ली, दूसरी डिग्री ली, तो मुझे नेक्स्ट डिग्री के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती थी और मैं उस कोर्स में इनरोल हो जाती थी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, ना मेरा कोई सपना था डॉक्टर लगाने का, ना मुझे इस फील्ड के बारे में मालूम था, बिकॉज आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली। तो हमारी फैमिली में जनरली कोई इतना हायर एजुकेटेड भी नहीं था कि मुझे गाइड करता। तो जैसे मैं बीएड में आई मुझे पता लगा एमएड होता है, एमएड में आई तो मुझे पता लगा कि एक मास्टर्स और होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट में, मैंने वो कर लिया। एंड देन मुझे पता लगा मेरा नेट का एग्ज़ाम होता है जिससे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। तो उसमें मेरे को जेआरएफ मिली, स्कॉलरशिप मिली, और तब पता लगा कि ये 3 साल के अंदर अंदर आपको इनरोल करोगे पीएचडी के लिए तो फेलोशिप अवेल कर पाओगे। और इस तरह से मैं पीएचडी में आई एंड विद इन 4 ईयर्स मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी। एंड देन ये डॉक्टर मेरे नाम के आगे लगा। बट जब वो लास्ट 3 साल थे तो सर मुझे इतना डेस्पिरेशन था कि बस फटाफट मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। और जिस दिन मुझे डिग्री अवार्ड हुई मैंने हर जगह अपना नाम चेंज करके डॉक्टर हिना डावर कर दिया। एंड तब से 90% मैं यही आंसर देती हूँ कि मैं कौन से एरिया में डॉक्टर हूँ। तो दिस इज़ हाउ माई जर्नी इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम हिना टू डॉक्टर हिना। मैम जितना मुझे पता आप दिल्ली से हैं। बिल्कुल। आपका पूरा जो बॉर्न एंड बॉटअप से लेकर अभी तक आप दिल्ली दिल्ली में रहे हैं। में और दिल्ली वालों के लिए बात है, दिल्ली वाले बड़े कूल रहते हैं, चिल बिल्कुल रहते हैं। बड़े कूल रहते हैं, बड़े चिल रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं लगता सर मैं इतनी चिल रहती हूँ। वो मैं उस पर आऊँगा मैम, क्योंकि आपकी वीडियोस में बच्चे कमेंट भी आते हैं, मैम को गुस्सा बहुत आता है। मैम को गुस्सा बहुत आता है सर, क्योंकि बच्चे बात नहीं सुनते मैम की। बच्चे समझते नहीं है कि आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर आपने टाइमली अप्लाई नहीं करा, टाइमली पढ़ाई नहीं करी तो जेआरएफ तो भैया कोई और ले जाएगा। सर कहते हैं ना, वो एक लाइन बनी थी पुरानी पिक्चरों में कि गाड़ी और स्टेशन पे किसी का वेट नहीं करती, निकल हाँ। जाती है। इसी तरह ये हमारी यूजीसी की गाड़ी है सर, जो चढ़ गया तो ठीक है टाइमली बेसिस पर, जिसकी रह गई तो फिर भैया जब नेक्स्ट ट्रेन आएगी, नेक्स्ट लोकल आएगी, तभी जा पाओगे। एक चीज़ और जो आपके बच्चों से ही निकल के आती है, मैम इतनी पढ़ाई करने के बाद कोचिंग क्यों पढ़ा रहे हो। कोच एक तो ना मतलब सर इतना गुस्सा आया जब मैंने सुना भैया कोचिंग। मैंने कहा इतना पढ़ने के बाद तुमने तो भैया 1 सेकंड लगाया मैम कोचिंग में पढ़ा रही है। नहीं बेटा, ये कोचिंग नहीं है। ये मतलब हाँ सर, अगर आप देसी भाषा कहो, हम जैसे देसी लोग बोलते हैं, ठीक है कोचिंग मान लो इसको। लेकिन अगर आप फॉर्मल लैंग्वेज में आओगे तो इट्स एन एड टेक ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन एड टेक सेक्टर। एक चीज़ और आती है, जब आप यूजीसी नेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करिए, उसके बाद आप वेट करिए कि कब वैकेंसी आएंगी। बिल्कुल। वो बहुत लंबा पीरियड है। आप अगर आप पीएचडी में जाते हैं तो और उसमें 4 साल 5 साल आपके जुड़ बिल्कुल। जाते हैं। तो अब दूसरा एक समय होता है जब बोलते हैं कि बहुत आसान है, बन जाओ आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाओ। लेकिन जब स्टूडेंट तैयारी करने बैठते हैं तो एक ये भी सवाल आता है, भाई 5 साल 6 साल दे रहे हो आप, इससे बेटर तो आप स्टेट पीसीएस निकाल लो, यूपीएससी निकाल लो। तो ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसा क्या एस्पिरेशन है, ऐसा क्या मोटिवेशन है कि आज भी यूजीसी नेट में लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ दिसंबर वाला, उसमें 9 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन आए थे। तो अभी भी इतनी बड़ी संख्या में, यानी साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, तो 15 से 20 लाख बच्चे आते हैं। आराम से बैठते हैं सर। इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो ये बात आपने कही है बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है सर। कि जो कहने को अभी रिसेंटली यूजीसी के जो चेयरमैन सर हैं उन्हीं का ही एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था
कि अब हम वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि लगभग आप मान लीजिए 50 to 60% फैकल्टी पोजीशंस वेकेंट है। एंड रियलिटी क्या है सर, रिसेंटली DU में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अभी जॉब निकली थी, टोटल 7 पोस्ट थी और 1000 एप्लीकेंट्स आए थे। 7 पोस्ट के लिए 1000 बच्चा। अब सर 1000 बच्चा वो था ना जिसके पास जॉब नहीं है, और वो 1000 के 1000 बच्चे का नेट क्लियर था, क्योंकि कंडीशन ये थी कि आपका नेट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। भरे तो कितनों ने होंगे, शॉर्टलिस्ट हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ द API स्कोर, एंड नेट क्लियर था 1000 बच्चों का। इसी रीज़न से देयर वॉज अ शिफ्ट वेयर जहाँ पे लोगों ने ऑनलाइन मूव करना शुरू करा, जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग ऑनलाइन में आए। अब मेरा सर, आई जस्ट क्रैक्ड माई नेट और मुझे तब जॉब मिल गया था, बट नॉट एवरी वन इज़ एज लकी एज आई वॉज। बट मैंने भी कहीं ना कहीं सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया था उस समय पे, बिकॉज आई वॉज अ फ्रेशर। तो मुझे भी कहा गया था कि यू हैव नो एक्सपीरियंस, तो हम आपको जो आपका कमीशन का जो उस समय चल रहा था, मुझे उस पे कमीशन पे सैलरी नहीं मिला था। बट ठीक है, आपको जॉब मिल गया, उस समय लगता है कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो गेन हो रहा है। तो ये एक बहुत हार्ड कोर रियलिटी है, एंड दिस इज़ वॉट इज़ फेस्ड बाई एवरी स्टूडेंट हु इज़ एंटरिंग इन टू दिस फील्ड। या फिर आप कई कई साल एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट, गेस्ट लेक्चर वर्क करते रहो करते रहो करते रहो। एक टीचर है जिनका मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगी, 17 साल बाद वो परमानेंट हुई है। 17 साल बाद। So for 17 years she kept on working on the ad hoc basis, and this was her statement कि अगर इस बार मुझे परमानेंट नहीं किया गया तो देन स्ट्राइक। तो ये रियलिटी है जिसको अगर आप जाएं हम मीडिया में तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। लोग बोलते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, नहीं जी आपको स्टैट्स जो दिखाए जाते हैं वो कुछ अलग है। बट ये मेरे साथ पूरे हर बच्चा अग्री करेगा कि दिस इज़ द रियल सिनेरियो व्हाट दे आर फेसिंग, और इसमें आप, मैं या बच्चा कुछ नहीं कर सकता। इसमें हमारी पॉलिसी देखो अब क्या चेंज लाती है। ये आपने बिल्कुल सच बात बोली, जो एडहॉक और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाले स्टेट लेवल पे खास करके बहुत देखने को मिलता है। इनफैक्ट हम नॉर्थ के जब स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं उनको कॉलेज फिर से लेता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उनकी सैलरी जो है फ्रेशर के कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा होती है। इसीलिए सर हम कई बार ये वीडियो बनाते हैं, पता नहीं बच्चे देखते हैं या नहीं देखते, कि व्हाट आर दी अदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपने यही सोच लिया बस यही, तो आप वहाँ अटके रहोगे। चलो वो आपका एक एम है, अच्छी बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन नहीं बनना चाहता, और वो भी गवर्नमेंट में। मतलब अगर आज मुझे भी आप बोलोगे तो एक बारी को लगेगा कि नहीं नहीं ये अच्छी चीज़ है, आपको बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन द मीन वाइल आप ऐसा मत सोचिए कि बाकी जॉब्स, अब सर आप देखिए NCRTs हैं, SCRTs हैं, वो रेगुलर बेसिस पे रिसर्च असिस्टेंट्स की जॉब निकालते हैं, GRFs की जॉब निकालते हैं, नेट क्लियर के लिए निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब सर जैसे आपकी NCRT की बुक्स चेंज हो रही हैं, उसके लिए जो वो एक कमेटी रखते हैं उसमें वो किसको लेते हैं, इन्हीं बच्चों को तो लेते हैं जो JRF होते हैं, जो रिसर्च करने को रेडी है कि बुक्स में क्या चेंजेस आने चाहिए। अब आपने देखा होगा रिसेंटली NCRT ने अपनी 1st से 12th तक की बुक्स में कंटेंट चेंजेस किए, बट वो रैंडम डिसीजन नहीं है, इट्स अ पैनल जो बैठता है, उसमें ये जॉब्स निकलती हैं, कंटेंट राइटर की जॉब निकलती है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की निकलती है, यू हैव डिफरेंट पब्लिशिंग हाउस जहाँ आप ऑथर के तरह वर्क कर सकते हैं, एडिटर ऑफ बुक्स के लिए वर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन सेक्टर में आप फैकल्टी बन सकते हैं। चाहें तो बच्चा अपना खुद का एक सेंटर ओपन कर सकता है जहाँ पर वो जिस भी पेपर में कंफर्टेबल है उसकी क्लासेस ले सकता है, एंड यू हैव सो मैनी थिंग्स टू गो फॉर। अगर आप देखें, और अगर अब तो सर कहते हैं ना इंडस्ट्री भी, आप अगर इंडस्ट्रियल जॉब्स की तरफ भी देखें तो डिफरेंट MNCs आर ऑल्सो हायरिंग स्टूडेंट्स जिनके पास, हम जैसे साइकोलॉजी, एडुकेशन, सोशियोलॉजी बैकग्राउंड्स है, वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं कि अगर बच्चा गाइडेंस, अब देखो हर कंपनी में आपके पास काउंसलर्स होते हैं, हर कंपनी में आपके पास HR होता है जो आपकी साइकोलॉजिकल बेसिस पे वर्क करता है। तो ऐसा नहीं है जॉब की कमी नहीं है, बट ये है कि अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ खासकर जब Tier 2 Tier 3 में बच्चे होते हैं तो अगर उनकी शुरुआत B.Ed से हो गई है तो उनके मन में एक चीज़ डाल दी जाती है कि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, आप MBA या B.Tech नहीं करें, तो अब तो आपको टीचिंग में ही जाना है। कॉर्पोरेट के दरवाजे, MNCs के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं। बिल्कुल सर, यही चीज़ है सर, अवेयरनेस की कमी है, एंड आई थिंक बी द चेंज यू वांट टू ब्रिंग इन दिस वर्ल्ड। तो ये कोट बड़ी सुनी हुई है, सबने सुनी होगी, सबने अपनी लाइफ में कहीं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे पे लिखी हुई देखी होगी, बट आई एक्चुअली फील इट्स
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके खिलाफ आपको वॉइस रेज करनी चाहिए, आई थिंक यू शुड राइट इट डाउन ऑन द डिफरेंट पोर्टल्स, यू शुड मेल इट टू दी चेयरपर्सन्स। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बात करना चाहते हो, आप मेल कीजिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। सर अभी आपने एनईपी पॉलिसी के ऊपर ही गवर्नमेंट ने आपसे सर्वे स्टार्ट किया था कि आपके मन में जो है बात लाइए। इफ़ वी विल नॉट पास ऑन दिस मैसेज, नोबडी विल एक्चुअली रियलाइज कि हाँ ये कमी फेस की जा रही है। सो इफ़ यू वांट टू ब्रिंग सम चेंज, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल bring the awareness about that problem. थोड़ा सा मैम आपकी कॉलेज लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के कॉलेज स्पेशली जब डीयू में अगर आप जाते हैं तो बहुत फेमस हैं पूरे इंडिया में। हर बच्चे का सपना होता है कि वो डीयू में जो है 95-96 परसेंटाइल ला के अपने बोर्ड में डीयू में जाना है। बिल्कुल। ऐसा क्या है डीयू की लाइफस्टाइल में, ऐसा कौन सा क्राउड है जो अट्रैक्ट करता है हर स्टूडेंट को जो 11th में सब्जेक्ट जिस समय डिसाइड करता है 12th में 95 प्लस लाने हैं? सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें कंडीशन कर दिया जाता है बचपन से कि दिल्ली वालों को तो खास तौर पे बेटा उसका ड्यू में एडमिशन हो गया, बेटा उसका ड्यू में हो गया, उसका, तो हमें वो बचपन से हमारे खून में डाल दिया जाता है कि ड्यू में एडमिशन लेना ही लेना है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो बट ऐसा नहीं है सर, मैं मिक्स्ड, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हूँ, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से भी मैंने पढ़ाई करी है, देन मैं अमेठी में भी आई। कुछ भी नहीं है सर, अगर आपके ना मतलब दिल में वो चुलबुलापन होना चाहिए, मज़े करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, हर जगह बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, डीयू की अगर मैं खास बात बताऊँ तो सर ये है कि कैंपस एरिया पूरा ऐसा हो गया कि जिसको मतलब घूमने जाना है, वहाँ कमला नगर की मार्केट है, भैया चले जाओ, साउथ दिल्ली की मार्केट है साउथ कैंपस में, ठीक है। अगर आपको खाने पीने जाना है, भर के सर इतने आउटलेट है, आपने चाट, भल्ला, पापड़ी, पाव भाजी, कुल्फ़ी, जो खाना है आपको वो आउटलेट बाहर मिलेगा, मैगी, चाय वाला। और विंटर्स के टाइम पे तो आप उस लेन में बैठ जाओ पूरा और खूब मज़े कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर आपको इतना क्राउड दिखता है, आपको एकदम ऐसे लगता है, पहले तो सर स्ट्रिक्टनेस कम थी, अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है, तो बच्चे उतना बाहर नहीं जा पाते हैं जितना पहले था। अब पहले तो उस टाइम पे तो इतना अटेंडेंस का भी इश्यूज़ नहीं थे, अब हो गए। तो सर वो होता है ना कि क्रेज़ होता है बच्चे में कि हाँ तो जाके मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, यहाँ मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगा, मैं घूमूंगा, मैं तो ऐश करूंगा और मैं जेल से छूट गया हूँ, मतलब 12th पास करके उनको लगता है जेल से बाहर आ गए। बट सर अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, अब तो थोड़ा थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ भी जेल टाइप बनना स्टार्ट हो गई, बस यूनिफॉर्म नहीं है वहाँ पर। तो यस सर वो होता ही है, वो एक होता है 12th क्लियर करके एक आप में होता है यस आई वांट टू फ्लाई, मतलब मैं ऐश करना चाहता हूँ, और बच्चे को पढ़ाई उस समय भूल जाती है। यूजीसी की बात आई है, यूजीसी जो है स्ट्रिक्ट हुआ है, बट मैम अभी भी यूजीसी को लेके हर एक सेशन के बाद, दिसंबर का हो या जून का हो, बहुत सारी शिकायतें जो है रहती हैं। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो परमानेंट हैं, एडमिट कार्ड कभी टाइम पर नहीं आएंगे, आंसर की जो है हर बार 10 से 15 क्वेश्चन जो है चैलेंज करने ही पड़ते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद भी हमने सीबीएसई से एनटी को दे दिया 2018 में, उसके बाद भी ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं अभी भी चेंज नहीं हो पा रही हैं, तो जो स्टूडेंट को परेशान करती हैं। सर इसमें ना अगर आप देखेंगे तो 2014 तक जो पूरा का पूरा ये यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन था, इसका पूरा लोड यूजीसी के पास था। तब तक अगर आप देखेंगे तो इस पेपर में कोई कमी नहीं थी। इसका जो लेवल है ना, शायद आज भी अगर मैं बच्चों के साथ 2008, 2009, 10 का क्वेश्चन पेपर ले आऊँ तो स्टूडेंट्स वर गोइंग टू से कि इट इज़ रादर मोर डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट, एंड तब पेपर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होता था, ठीक है। देन सीबीएसई को ये दे दिया गया था इन 2014 दिसंबर में, ये सीबीएसई के पास आ गया। सीबीएसई ने जब इसको खत छोड़ा था तो बेसिकली द रीज़न बीइंग वाज वो ओवरलोड हो गया था, और तब से आपको इसके अंदर पेपर में कुछ एरर्स दिखेंगे, और अब जो एरर्स है वो सारे एनटीए की साइड से। वी कांट ब्लेम यूजीसी फॉर ऑल दिस, बिकॉज क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस आर टू ईजी। आई डोंट थिंक सो। अगर जो से हमें अपने टाइम पर सिखाया गया था व्हाट काइंड ऑफ अ टेस्ट यू शुड मेक, की डिस्क्रिमिनेटरी वैल्यू होती है, डिफ़िकल्टी वैल्यू होती है, मतलब जो चीज़ें थियोरेटिकल हम लोगों को सिखाई गई, प्रैक्टिकल हमसे जब पेपर, मुझे नहीं लगता कि अगर आप पेपर को देखेंगे एक अगर आप मैं कहती हूँ आप ले जाइए अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के पास ले जाइए और उनको पूछिए कि क्या ये पेपर इस लेवल का था कि हम इसको दे रहे हैं, तो वो भी शायद उसमें कमियाँ निकाल के देंगे। तो सर आप देखिए कि ना तो टाइमली बेसिस पर कोई चीज़ हो रही है, एडमिट कार्ड लेट, आंसर की लेट, आंसर की में भी आंसर चैलेंज हो रहे हैं। हाँ, एंड आपको नहीं लगता सर जब ये चीज़ आप अगर विकीपीडिया पे जाएंगे, पूरा यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम का पूरा पेज है,
आप देखिए अगर हम कभी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएं अप्लाई करें तो इंडिया के इस पेपर की वैल्यू क्या रह जाएगी कि इतनी जी। कमियां पेपर के अंदर हैं। क्वेश्चन के आप टेक्निकल प्रिंटिंग मैं कहती हूँ होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा और वो भी रेगुलर बेसिस पर। तो कहीं ना कहीं एनटीए को शायद अब थोड़ा सा कहते हैं ना सर कि सतर्क होना चाहिए अपना। जो भी रीज़न है आई डोंट नो, मतलब जो उनको अपनी साइड से प्लीज़ उस पेपर की तरफ थोड़ा सीरियसनेस एटीट्यूड बढ़ना चाहिए। नहीं तो आई थिंक वो हर रोज़ एक नया बड़ा बदलाव लाते हैं, लेकिन वो बड़ा बदलाव लाने के लिए आई थिंक उनको पूरा एक टीम बनाना चाहिए जो उस पर वर्कआउट करे। अब तो पीएचडी का भी डिसीजन इसी पेपर पे हो गया है। सो येस वी नीड टू रेज द बार, वी नीड टू रेज द लेवल ऑफ द पेपर सो दैट कमिंग स्टूडेंट्स आर, अब आप देखिए स्टूडेंट्स क्यों यू नो दे आर बीइंग वेरी मच नेग्लिजेंस आता जा रहा है बच्चों के अंदर, वो भी इस पेपर हाँ को लेके ऐसे हो गए हैं। ठीक है मैम, आपने अपने सब्जेक्ट में एडुकेशन को ही क्यों चुना? सर, मैंने एजुकेशन इसलिए चुना, सच्ची है, क्योंकि मैं जब छोटी थी आई वॉज जस्ट 5-6 years ओल्ड, मेरा अभी भाई हुआ ही था, तो आई वॉज लाइक वो बहुत छोटा सा था, मैं उसको एक चेयर पे बिठा देती थी और खुद बैठ जाती थी और बोलती थी मैं टीचर हूँ तू स्टूडेंट है। और जब वो बहुत छोटा था तो वो चला जाता था तो मैं खाली टेबल चेयर को भी पढ़ाना शुरू कर देती थी कि मैं मैम हूँ और तुम सब बच्चे हो। सो वेरी माई मदर यूज़ टू सी मी डूइंग दिस। मैं कितने साल तक यही करती थी सर, बहुत 6th-7th-8th में भी आके मैं यही करती रहती थी। तो शी वॉज़ लाइक कि मेरा मन है कि तू टीचिंग में ही जाए, तू टीचिंग में कुछ करे। अब उसमें क्या हुआ कि बीएड तो आपको करना ही करना था, तो बीएड मैंने कर लिया। तो बीएड में मुझे पता लगा कि एमएड भी करना पड़ता है, क्योंकि मुझे कोई नहीं था गाइड करने वाला। जो बच्चे ही कहते हैं ना मैम मेरे को बताओ, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, मैं फेल हो रहा हूँ, मैं लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होंगे। तो मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल हूँ कि मुझे भी कुछ नहीं पता था और मैंने अपनी लाइफ में बीएड में आके पता लगा एमएड कर लो। तो जब एमएड हो गया तो ये एजुकेशन की फील्ड स्टार्ट हो गई। तो मेरे पास एमएससी इन मैथ्स भी है सर, ओके। बट जब मैंने बीएससी मैथ्स पहले किया फिर बीएड करा एमएड करा, मुझे ये रियलाइज़ हुआ मैथ्स इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। मैंने भी भेड़ चाल में सर आईआईटी के पेपर दिया था। आई सैट फॉर द आईआईटी एग्जाम, आई एम फ्रॉम द नॉन मेडिकल बैकग्राउंड। और वो शायद मेरी लाइफ की गलती थी सर, मतलब रोई थी, आई लिटरली क्राइड बिफोर माई 12th एग्जामिनेशन। और मैं अपनी मम्मी के साथ उस मैम के पास गई थी सॉरी बोलने, जिन्होंने कहा था 10th के बाद कि इसको साइकोलॉजी दिलाओ, शी विल बी दी टॉपर इन ऑल इंडिया, ये टॉप करेगी लड़की। एंड आई वॉज लाइक मम्मी मैम को तो पता ही नहीं है मेरे 90+ मार्क्स आए हैं, मैं तो साइंस लूँगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। एंड सी सर आई एम द विक्टिम ऑफ दिस भेड़ चाल। आई फॉलोड द क्राउड एंड व्हाट हैपेंड, मेरा आईआईटी क्लियर नहीं हुआ। and then I realized I was not meant for IIT, I was not meant for engineering, and then I went for BSc mathematics and MSc, and then I teach pedagogy of mathematics। but अगर आप मुझे प्योर मैथ्स में ले जाएंगे तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मुझे फिर अपनी उस टीचर की बात याद रही एंड आई एक्चुअली वेंट इनटू द एजुकेशन फील्ड। मैंने साइकोलॉजी पढ़ा एंड इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। एंड देन आई रियलाइज कि मैं इस लाइन के लिए बनी थी एंड आई वॉज नॉट मेंट फॉर दी स्टेम सब्जेक्ट्स। एंड यस हियर आई एम, बट मैंने अपनी गलती से सीखा। तो मुझे लगता है गलतियाँ तो सब करते हैं, पॉइंट इज़ वी हैव टू लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है कि टुडे आई एम शेयरिंग एवरीथिंग विद यू, व्हाई, बिकॉज आई वांट यू पीपल टू नॉट रिपीट द सेम थिंग्स। तो यस देखो लाइफ में ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ होता है हमारे साथ भी होता है, तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट आई थिंक वो इंडिया में एक दौर आया था कुछ साल पहले कि जहाँ पर हर बच्चे को फोर्स करता है कि आप जो है पीसीएम की तरफ जाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक जो लाइन बहुत चली थी जिसपे मीम्स बनते थे, सब बनता था, आपके स्केचेस आते थे कि इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है। तो और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ अभी भी पूरी तरह ख़त्म वो नहीं हुआ है कि बोला था कि पीसीएम ले लो, बीटेक कर लो, तो कुछ नहीं होगा तो कोई ना कोई जॉब तो मिल ही सर जाएगी। मैं आपको यहाँ करेक्ट करूंगी, ये दौर आज भी है, आज भी है सर। आज भी आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, ये अच्छा हुआ एनईपी की पॉलिसी में अब इंटरडिसिप्लिनरी मल्टी कर दिया उन्होंने कि आप चूज कर सकते हो, देयर इज नो रिजिड सेपरेशन ऑफ मैथ्स, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम। तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी सर, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली सीन दैट आर्टिकल, ये 2 दिन पुराना है सर। आईआईटी बॉम्बे ने, ये आईआईटी बॉम्बे का 70% क्राउड इस समय प्लेसमेंट नहीं हुआ इस साल। एंड दी आईआईटी बॉम्बे 2 दिन पहले का है ये। एंड उसके अंदर सर ये ऐड ऑन किया है टीम ने कि जो हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ का बताया गया था वो उससे भी शायद
जो इस बार जो पीक हाँ। गया है वो एक जो पहले उनका 1 करोड़ क्रॉस करता था, इस बार वो भी नहीं हुआ। एंड उसमें ये लाइन सबसे हाईलाइटेड लिखी थी कि हाईली डिमांडेड इंजीनियरिंग जो आपकी है, आईटी वाली इंजीनियरिंग हो गई, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आपकी जितनी भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उनके भी पैकेजेस इतने नहीं गए हैं। एंड अगर एक दूसरी चीज़ मैं कोट करना चाहूँगी सर यहाँ पर, कि एक इंडिया के इकोनॉमिस्ट ने ये बोला है कि जितना समय बच्चा यूपीएससी में बर्बाद कर रहा है, अपनी लाइफ का इतना क्रूशियल समय बर्बाद कर रहा है, अगर हम और सेक्टर्स में जाना शुरू कर दें तो इंडिया का जो इकोनॉमी है बहुत रेज अप हो जाएगा। तो यही चीज़ पे मैं फिर से हाईलाइट करूँगी सर कि आप वो करिए जिसमें आपका दिल कहता है। वो कहता है ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ये मूवी देख के सब कितना खुश हुए थे सर, बट हाउ मेनी ऑफ एक्चुअली यू आर डूइंग इट दैट ऑल इज़ वेल। अगर आप और फील्ड्स में जाएंगे तभी तो वहाँ पर भी पैकेजेस बढ़ेंगे। अगर आप एक ही फील्ड में भागेंगे तो नेचुरली सी बात है ना, देखो डिमांड एंड सप्लाई हर जगह चलता है। अगर तुम एक ही दिशा में भागोगे तो सैलरी भी वहीं की बढ़ेगी और पैकेजेस भी वहीं के बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है सर आजकल क्या फोटोग्राफर्स के पैकेज कम है। अच्छा, आप इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं सर, आजकल मुझे लगता है कमाई सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं हम गलत है ना, हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे और भरोसा नहीं कर रहे। जब तक आप अपने टैलेंट की कदर नहीं करोगे, दुनिया आपका टैलेंट क्यों देखेगी। बिल्कुल। यूजीसी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रेटजी को लेकर, रणनीति को लेकर बहुत सवाल आते हैं, और ख़ास करके जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो लगभग 1.5-2 महीने का समय बाकी है। तो आखिरी के जो 50 से 75 दिन होते हैं तो उसमें एक स्टूडेंट की क्या रणनीति होनी चाहिए एग्ज़ाम जो है ईजिली क्रैक करने के लिए? सर अगर आपकी 81 सब्जेक्ट्स में पेपर हो रहा है एंड इफ़ यू पिक अप द सिलेबस फॉर एनी आउट ऑफ दीज 81 सब्जेक्ट्स में, कहती हूँ किसी भी सब्जेक्ट का उठा लीजिए तो ये पेपर साल में 2 बार होता है। अगर आप डे 1 से, अगर मैंने सर सोच लिया मेरे को यूजीसी नेट क्लियर करना है, मेरे पास 6 महीने का समय, एक बार पेपर जून में होगा, एक बार दिसंबर में होगा। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, लाइक अगर आपने जून में बैठना है, आप दिसंबर से ऑटोमेटिकली शुरू होंगे। मैं कहती हूँ 1 जनवरी से चालू हो जाओ। अगर आप दिन में 2 टॉपिक भी कवर कर रहे हो ना सर, आई कैन बेट यू आपका जून में जेआरएफ होगा। और अगर आप दिसंबर में बैठना चाहते हो, आप 1 जुलाई से स्टार्ट कर लो। अगर आप दिन में 2 टॉपिक भी पढ़ रहे हो ना, पेपर 1 के पढ़ लो, 2 टॉपिक पेपर 2 के पढ़ लो, या एक टॉपिक पढ़ लो, मैं कहती हूँ सर आपका पेपर ऐसे मक्खन की तरह, क्रीम की तरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आपको ये फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जो आजकल की लेटेस्ट बीमारियां हैं, ये होंगी नहीं। क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा, देखो सर आप परेशान होगे, आप स्ट्रेस में रहोगे जब आप सारा इकट्ठा करके चलोगे और लास्ट के 1 महीने ये वाली बुक, ये वाली बुक। एक तो सर बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, सामान ज़्यादा चाहिए और ये नहीं पता उसमें पढ़ना क्या है। बच्चे लास्ट के, हम भी सर बैच के बाद बूस्टर चलाते हैं, उसमें रिवीजन कराते हैं। लास्ट के 1.5 महीना जब हम रिवीजन चला रहे हैं तो आई थिंक आपको भी वही रिवीजन चाहिए। और सर हम मैराथन्स चलाते हैं। आई थिंक अगर आप हमारे साथ पहले दिन आ गए, बट सर हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमें फॉलो नहीं करा, बैच ज्वाइन कर लिया, घर में पड़े सो रहे हैं, तो वी विल बी द प्रो, यू विल नेवर, यू हैव टू बी प्रो। मैं आपको आई कैन नेम आउट दी स्टूडेंट्स सर। मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस स्ट्रैटेजी से वर्कआउट करा है एंड उनके पास जीआरएफ था। आई मीन मैं आपको ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि आप हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, और अगर आपका जीआरएफ नहीं हो तो आपका जो पनिशमेंट है वो मुझे तो मंजूर है, मैं ले लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं हारूंगी नहीं। आई कैन गिव यू एन ओपन चैलेंज इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि आफ्टर ऑल हम सर बैच चला रहे हैं, हम बूस्टर चला रहे हैं, हम कमिटमेंट दे रहे हैं, तो कुछ तो स्ट्रैटेजी हम लेके चल रहे हैं। और स्ट्रैटेजी सिर्फ ये है, कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, 1 टॉपिक अ डे विल मेक द जीआरएफ कम टू योर होम। यू डोंट हैव टू गो, वो खुद आएंगे, भैया ले लो जीआरएफ, आप ले लो। एक लास्ट चीज़ आपसे जानना चाहूँगा मैम, मोस्टली किसी भी फील्ड का बच्चा हो, उनको ये कहीं ना कहीं अंदाज़ा होता है कि उन्हें क्या क्या करना है अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मिसिंग होती है कि क्या नहीं करना है। तो वो आप अगर बताएं सबसे लास्ट में कि यूजीसी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अगर आप बताना चाहें कि क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है वरना दिक्कत आ जाएगी एग्ज़ाम में। क्या चीज़ नहीं करनी है वो ये है, जेन्युइनली पढ़ाई को पढ़ाई नहीं समझना और पेपर को पेपर नहीं समझना है, सिर्फ रीड करना है। आप मुझे एक बात बता दो, आप पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते हो, आपको ये पता होता है, अभी अगर मैं फाइटर मूवी ले लूँ तो लोग क्रेजी थे कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण साथ में आ रहे हैं। सर इनको ये पता होगा दीपिका ने कौन से सीन के बाद क्या बोला, उसने कौन सी ड्रेस पहनी, कौन सी ज्वेलरी पहनी, ऋतिक रोशन ने कब शर्ट पहनी, कब वो नहीं पहनी, कब डांस किया। क्यों सर?
क्यों? क्योंकि उन्होंने बर्डन से पिक्चर नहीं देखी। यही अगर वो जाते यार पिक्चर में ना याद रखियो ऋतिक ने कौन से सीन में क्या पहना था, यार ये याद रखना, अरे ये यार ये सर ये पेपर में ये करते हैं। जैसे इनको पता लगता है अरे पापा को बताना पड़ेगा, मम्मी क्या बोलेगी पेपर क्लियर में, पड़ोसी क्या बोलेगा, ये इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। ये बोलते हैं संख्या मुझे याद रखना है, आइडलिज्म मुझे याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, स्टैट्स में एफ टेस्ट याद रखना है। सर ये ऐसे करते हैं। एंड द डे यू विल फील दैट आई एम जस्ट रीडिंग। आप मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या स्ट्रेस के साथ पढ़ते हैं? नहीं ना, आप जस्ट रैंडम रीड करते हैं। अब मैं आपको कहती हूँ, आप एक किताब को बहुत आराम कामली 2 बार रीड करोगे, आपको देखोगे इवेंचुअली वो आपको, क्यों हम बचपन में बच्चों को कहते हैं राइटिंग कराओ, कहते हैं ना लिख लो, लिखता है तो उसका ब्रेन उस चीज़ को याद रख पाता है। तो वही चीज़ इन्हें सीखनी है। जस्ट डू अ गुड रीडिंग ऑफ द नोट्स यू हैव, जस्ट डू द गुड रीडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स, एंड बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि मुझे इसको याद नहीं रखना है, एंड वो अपने आप याद हो जाएगा। ये ब्रेन है बेटा, ये देखो इतनी सी चीज़ है, दिमाग इतना सा है ना। अब इसके अंदर आपको डिसाइड करना है, टेंशन रखनी है, स्ट्रेस रखना है। अगर वो सब रखोगे तो इसकी जगह कम हो जाएगी, तो पढ़ाई के लिए इतनी सुकड़ी सी जगह बच जाएगी सर। सो द पॉइंट इज इफ़ यू विल कीप इट फ्री, इट विल बी एबल टू एवरीथिंग विल बी स्टे इनसाइड इट फॉर एवर। सब ब्रेन तो इंसान का ऐसे ही वर्क करता है। लाइक अब आप साइकोलॉजिकली समझ लो और जैसे मर्जी समझ लो, तो जितना आप अपने आप को इन चीज़ों से, एंड इट एक्चुअली वर्क सर। हम टॉपर सेशंस कराते हैं, उसमें बच्चे बोलते हैं ये बात कि पेपर को पेपर मत समझो, पेपर को पेपर समझो। यार ये तो मैं कर ही लूँगा, ऐसे वाला एटीट्यूड आ जाएगा ना, आप देखना आपका पेपर क्लियर होगा। अच्छा एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, एक अटेम्प्ट मेरे नाम कर दो, देखना सर रिजल्ट दिख जाएगा। बिल्कुल। तो भाई मैम की बात मानना, जो मैम ने बोला है एक अटेम्प्ट मैम के नाम कर दूं। तो थैंक यू सो मच मैम, टाइम निकालने के लिए, बात करने के लिए। मच एंड थैंक यू सर फॉर इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जो आपको बच्चों को आज पता लगेगा, दिल की बातें पता लगेगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम जुड़ने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी बैठक के अगले भाग में, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।